नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। लोकसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले विपक्ष के इंडी गठबंधन की आज शाम एक अहम बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में जहां कुछ नेता सीधे आकर जुड़ेंगे तो वहीं कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मुद्दा हो या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को नुकसान की खबरों से जुड़ा मुद्दा, इस बार मानसून सत्र को गरमाने की रणनीति के तहत आज की इस बैठक को बुलाया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी क्योंकि उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए खुद को इंडी गठबंधन से अलग कर लिया है। वहीं टीएमसी ने भी पहले इस बैठक से दूरी बनाने की बात कही थी, लेकिन अब खबर है कि पार्टी के अभिषेक बैनर्जी कोलकाता से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। खबर है कि आगामी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस.के. स्टेलिन समेत कई अन्य नेताओं से बात की है। बता दें कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष एकजुट होकर सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुका है। बता दें कि इंडी ब्लॉक बनने के बाद अब तक इसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई थी। इसे नीतीश कुमार ने बुलाया था। बाद में नीतीश इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। यह आखिरी बैठक 2.5 घंटे के करीब चली। तो देखना होगा कि आज शाम होने वाली इस बैठक में क्या नया सामने निकल कर आता है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं यंग भारत न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शुक्ला जी, और पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। मेरा पहला सवाल प्रदीप जी आपसे होगा। आज इंडी गठबंधन ने लोकसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति के तहत जो बैठक बुलाई है वो बहुत अहम है, लेकिन इंडी गठबंधन का कुनबा तो धीरे धीरे घटता जा रहा है। जी दीपक जी, नमस्कार पहले तो। और जी, आपका सवाल सही है। गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है, यह देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के पहले इंडी गठबंधन जो बना था और उसके बाद हमें लगता है कि ये अब पहली बैठक, चुनाव के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है मानसून सत्र में। जी, मुद्दे बहुत हैं। गठबंधन अभी कोई ऐसा नहीं कि गठबंधन बहुत छोटा हो गया है। अभी केवल आम आदमी पार्टी जो है उससे बाहर निकली है। हालांकि आम आदमी जी, पार्टी गठबंधन में कभी थी भी नहीं। दिल्ली में वो जी, साथ लड़ रहे थे, पंजाब में वो अलग अलग लड़ रहे थे। तब भी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उसी टाइम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ज़बरदस्त तरीके से मतभेद था। यहाँ तक कि जो है राहुल गांधी को केजरीवाल पंजाब में जाके राहुल गांधी को बहुत सारा उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, और यही काम कांग्रेस भी वहाँ कर रही थी जाके। पर ठीक दिल्ली में उस समय लोकसभा चुनाव ये लोग साथ में लड़ रहे थे। तो आम आदमी पार्टी ये लगातार कहती भी आ रही है कि हमारा इनसे केवल अभी का गठबंधन हुआ है, आगे का कोई गठबंधन नहीं है। ये वो लगातार कहते भी रहे हैं। जैसे गुजरात में भी कहते, गुजरात में भी उन्होंने ये बात कही थी। तो अभी हमको ये नहीं कहना चाहिए कि गठबंधन बहुत छोटा हो रहा है, इंडी गठबंधन। बाकी दल अभी वहाँ जुड़े हुए हैं। हालाँकि समय-समय पे टीएमसी, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हों, चाहे वो महाराष्ट्र में इनके जो सहयोगी दल हैं, सब जगह कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ती है, या कांग्रेस के बारे में लगातार लोग बयान देते रहते हैं। पर सबकी अपनी-अपनी जी, मजबूरियाँ हैं अपने-अपने स्टेट में, इसलिए वो जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए दिख रहे हैं। जुड़े नहीं हैं, जुड़े हुए दिख रहे हैं वो। जी, तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि इंडी गठबंधन बिखर गया है, क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अपने को विथड्रॉ किया है। एक और घटनाक्रम हुआ है जिसमें अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव से फ़ोन पे बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। इसके बाद अभी जो बिहार में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ चली हैं तेज प्रताप यादव की, कि पार्टी बना सकते हैं या ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। यदि वो ऐसा कुछ करते हो, अखिलेश यादव जैसे नेता को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, तो हम ये बात कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में दरार है, मनमुटाव है, और ये बढ़ नहीं रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है, ये टूट ही रहा है लगातार। जी। नहीं, ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि टीएमसी ने पहले इस बैठक में आने से मना कर दिया था और बाद में फिर अभिषेक बैनर्जी की ओर से एक संदेश आया है कि वो ऑनलाइन तरीके माध्यम से इस बैठक से जुड़ेंगे। जी, बिल्कुल दीपक जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की और पूरे इंडी गठबंधन की मजबूरी है कि वो कैसे साथ चलें और कैसे अलग-अलग चलें। जी, बंगाल का इश्यू है, बंगाल, बिहार के बाद बंगाल में इलेक्शन होना है।
जैसे बिहार में भी कांग्रेस बहुत सारी सीट की दावेदारी कर रही है, जहाँ तक 60-70 सीट की प्रमोद जी ज़्यादा उसको स्पष्ट करके बताएँगे। ऐसे ही बंगाल में वो बहुत सारी सीटें माँगेंगे जाके अभी। जी 27 में, अभी 26 में संभवतः पंजाब का इलेक्शन है, 27 में। वहाँ जाएँगे तो वहाँ पे अब गठबंधन के साथ जाते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी को वो नेतृत्व वहाँ स्वीकार करेंगे पंजाब में जाके? ये उनके साथ वहाँ मजबूरी है। चूँकि वहाँ पे अभी उनकी दावेदारी मजबूत है पंजाब में। तो जी ऐसी स्थितियाँ, ये जो दबाव की राजनीति है, जैसे टीएमसी ने पहले इनकार किया, टीएमसी कभी कांग्रेस के साथ दिखना नहीं चाहती है। वो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट नहीं होना चाहती है, चूँकि उनकी जी मजबूरी अपनी मजबूरी है। यदि वो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट होती है, तो कहीं न कहीं वोटरों में एक भ्रम पैदा होता है, उनके वोटरों में और ख़ासकर मुस्लिम वोट में। ये जितने भी क्षेत्रीय दल पैदा हुए हैं, वो कांग्रेस से निकल के पैदा हुए हैं और जैसे ही कांग्रेस के साथ जी ज़्यादा इंटैक्ट होते हैं वो लोग, तो उनकी अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स में जो है प्रभाव पड़ने लगता है और ख़ासकर मुस्लिम जी वोटरों पे, जिसको कोई छोड़ना जी नहीं चाहता है। चाहे वो जी तेजस्वी यादव हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों और चाहे पंजाब में अभी इनकी स्थिति वो जो है। तो कोई भी जी कांग्रेस के साथ रहना चाहता है, पर कांग्रेस के साथ बहुत इंटैक्ट नहीं होना चाहता है। बीच-बीच में दिखाता रहता है कि बिना कांग्रेस के साथ भी हम मजबूत हैं, मुझे कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बार-बार जो बयानबाज़ी होती है, बैठकों से वो बैठकों आने से मना कर देते हैं या लोकसभा में भी तमाम मुद्दों पे जाके वो मत भिन्नता दिखाई देती है। कई बार लगता है ये साथ में है, कई बार लगता है कि साथ में नहीं है। कई बार जी उनका कांग्रेस का स्टैंड अलग होता है, टीएमसी का स्टैंड अलग होता है, शिवसेना का स्टैंड अलग होता है, अखिलेश का स्टैंड अलग होता है। तो ये सब मजबूरी में एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं और ये एक विचार के साथ आगे बढ़ रहे हों ताकि देश के लिए कुछ काम करना हो या इनकी देश के प्रति कोई बहुत अच्छी समझ बन गई है या सब एक सुर-ताल में बात कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। जी सिर्फ़ जी मजबूरी में जुड़े हुए हैं, इसलिए समय-समय पे ऐसे बयानबाज़ी इनकी आती रहती है। जी। जी प्रमोद जी प्रमोद जी इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार से तेजस्वी यादव दिल्ली आए हैं। क्या केवल वो लोकसभा और ये मानसून सत्र के मद्देनजर यहाँ हैं या मामला अपना सीट शेयरिंग वाला बिहार को लेकर है? नमस्कार दीपक जी। ये तेजस्वी के लिए अभी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है वो बिहार में आम चुनाव है, जो अक्टूबर नवंबर में होगा। उनकी पूरी कवायद महागठबंधन में एकता बनी रहे, सीटों का जल्द से जल्द आवंटन हो, बंटवारा हो जाए। इसलिए तेजस्वी का ये खड़गे जी के आवास पे जो मीटिंग है उसका पूरा पूरा मैंने ध्यान बिहार के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में है, जो जो जानकारी हमें मिली है। और क्योंकि बिहार की प्रायोरिटी और तेजस्वी की प्रायोरिटी अभी बिहार में है, ऐसा लोकसभा में इतना न उनका कोई बहुत अहम से है जो वो लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पे भी उनकी मौजूदगी होगी, लेकिन उनकी पहली प्रारंभिक जो उनका ये प्रायोरिटी है वो बिहार इलेक्शन है। और 21 जुलाई से बिहार में भी अंतिम विधानसभा का सत्र है, तो उसको इशू को लेके जो बिहार में के मुद्दे होंगे वो तो विधानसभा में उठाए जाएंगे। लेकिन ये जो इस बैठक में वो फिजिकली वो मौजूद हो रहे हैं दिल्ली में जाके, वो निश्चित रूप से बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो महागठबंधन के बीच किसी तरह की एकता में छेद नहीं दिखे या उसमें कोई बिखराव न दिखे, जो बार बार कभी मुकेश सहनी की आवाज आती है कि मुझे डिप्टी सीएम चाहिए, और पिछले दिनों जो पप्पू यादव के साथ दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और खड़गे जी और प्रियंका गांधी थी, तो पप्पू यादव ने ये लीडरशिप माने महागठबंधन के लीडरशिप पे सवाल उठाया कि भाई बिहार में कांग्रेस के पास भी सीएम के कई चेहरे हैं। हमारे राजेश राम जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो हैं, तारिक अनवर हैं जो मुस्लिम बड़े ये कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं वो हैं। तो ये इसी को जो डाउट है उसको दूर करने के लिए और 1-to-1 एक बैठक, और ये पूरा उद्देश्य महागठबंधन की अपनी एकता और आगे का जितनी जल्दी मीटिंग हो जिसमें सीटों को लेके बातचीत हो उसको लेके है।
प्रभु जी, एक एक सवाल मेरा और होगा कि क्या तेजस्वी यादव कल इंडी के गठबंधन और ये मानसून सत्र से इतर, जो मैंने अभी पहले भी बोला था कि अपना जो बिहार में सीट शेयरिंग का मुद्दा है, और एक अहम फैक्टर पप्पू यादव जिस तरह से क्लोज होते जा रहे हैं कांग्रेस के, ये भी मुद्दा होगा इनकी बैठक का? निश्चित रूप से दीपक जी, क्योंकि राहुल गांधी की जो बिहार बंद के समय पटना में जो प्रदर्शन था, उसमें उसको लेके जिस जी ढंग से मीडिया में चर्चा चली कि पप्पू यादव को राहुल गांधी के नजदीक नहीं आने दिया गया, उनको गाड़ी से उतार दिया गया, तो जिस ढंग की चर्चा थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दिल्ली बुला के पप्पू यादव को कोर कमेटी एक तरह से जो कांग्रेस की है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पप्पू यादव की मीटिंग हुई। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी राज्यसभा की सांसद हैं, और जी उस मीटिंग के जी बाद पप्पू यादव के ये बोल कि कांग्रेस में क्या सीएम का फेस की कमी है, राजेश राम हमारे जो अनुभवी नेता हैं, तारिक अनवर हैं, तो जो एक ये जबकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसे घोषित नहीं हुआ है कि ये सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन राजद क्योंकि वो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है, और 2020 का इलेक्शन तो तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन ने लड़ा था, तो ये बार बार ये सवाल उठाना, ये कि सीएम को लेके बात नहीं हुई और लीडरशिप को लेके, क्योंकि पप्पू यादव से न लालू यादव बहुत सहज हैं पहले भी, और ना तेजस्वी को लेके था, लेकिन अगर पप्पू यादव को आप दिल्ली में अहमियत देते हैं और वो ऐसा बयान देते हैं कि लीडरशिप इज ओपन, तो निश्चित रूप से आज की बैठक में इसकी भी चर्चा होने की उम्मीद रह सकती है। जी प्रदीप जी, इस बार जहां कई प्रस्ताव लोकसभा में पास होने हैं, वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी किए बैठा है। तो आपसे सिलसिलेवार जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो इस बार लोकसभा में पास होने हैं, और विपक्ष किन बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी किए बैठा है। जी देखिए, विपक्ष को लोकसभा में कौन से बड़े मुद्दे या कौन से बड़े बिल पास होने, उनका कोई इसमें रुचि नहीं होगी, ना कोई उनका उसमें इंटरेस्ट है। विपक्ष को तो अपने उन मुद्दों पे इंटरेस्ट होगा जिस पे वो सरकार को घेर सके। और जी जैसा कि पिछले कई सत्रों को आप देखेंगे लोकसभा के, जिनमें विपक्ष किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर पूरी लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करता रहा है, लोकसभा भी जी और राज्यसभा भी। और यहाँ तक कि हो सकता है कि कल परसों कोई और एक मुद्दा ऐसा निकल के आए, जैसे पिछले 2-3-4 साल का इतिहास देखेंगे तो आप जो लगातार कोई ना कोई अडानी का मुद्दा ऐसा निकलता है, जो उसके बाद फिर लोकसभा पूरा जो है पहले 15 दिन, पहले 10 दिन जो है उसी मुद्दे पे चले जाते हैं। खैर, इस बार ऑलरेडी विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन पे वो चर्चा करना चाहेंगे और जिस पे सरकार को घेरेंगे। हम पहले उन्हीं की बात कर लेते जी हैं। तो जैसे कि जी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो भी मतदाता सूची का वहाँ पे पुनरीक्षण का अभियान चल रहा है। जैसा कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि भई वहाँ पे लगभग 93-94% जो है मतदाताओं का पुनरीक्षण हो गया है। केवल 5-6% मतदाता बचे हैं। तो तमाम जो जी वीडियो वायरल हो रहे हैं, बीएलओ के तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, तो वो मुद्दा बनेगा और उस पे लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। सरकार जी मतलब विपक्ष ये चाहेगा या कोशिश करेगा कम से कम कि बिहार में उनके मुताबिक परिणाम ना आए, तो बाद में वो एस्टैब्लिश कर सकें कि इसका बड़ा कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है जो ये अभियान चलाया गया और जो लास्ट टाइम पे मतदाताओं का, जैसा कि अभी खबरें छन के आ रही हैं कि 35-36 लाख संभवतः प्रमोद जी की वोटर कटने की बात आ रही है। तो और जैसा कि जी राहुल जी गांधी जी लगातार कह रहे हैं, राहुल गांधी जब से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, तब से वो लगातार कह रहे हैं कि वोट की चोरी की गई है, चुनाव की चोरी की गई है, और वो पहले से ही बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि बिहार में भी ऐसे ही चोरी की संभावना है। तो एक जी तो बड़ा मुद्दा है जो जिसको लेकर लोकसभा में विपक्ष बड़ा हंगामा करेगी और सरकार पे दबाव बनाएगी और चुनाव आयोग को एक तरह से ये साबित करने की कोशिश करेगी कि चुनाव आयोग भाजपा या मोदी के तहत जो है उनके इशारों पे, उनके निर्देशों पे काम करता है। जी दूसरा जो बड़ा विपक्ष का जो जिसको उसको भी राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें
26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई, उसके बाद देश में एक आक्रोश था, उसके बाद भारत की सेना ने जवाब दिया उसका। पर उसके बाद जिस तरीके से एकाएक उसको रोका गया, ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि आज शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान संधि के लिए तैयार हो गए। तो ये भी एक बड़ा आक्रोश, उस समय देश में बड़ा आक्रोश था। देश की जनता कुछ ज़्यादा चाहती थी, जो मेरी अपनी समझ है, जो देश की उस समय जनभावना थी, देश की जनता कुछ ज़्यादा चाह रही थी। खैर उसके बाद बहुत जी। सारी सरकारों ने अपने तरीके से उसको मैनेज किया कि युद्ध में जाने से नुकसान ज़्यादा होता, युद्ध में जाने से देश का फ़ायदा नहीं हो सकता था, इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता था। खैर वो अपनी जगह बातें हैं। तो ये जो ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि सेना तैयार थी, सेना ऐसी स्थिति में थी, रणनीतिक स्थिति में हम लोग मजबूत थे, हम पाकिस्तान को घुटनों को लाने की स्थिति पे थे, हम पाकिस्तान में कुछ और बड़ा करने की स्थिति में थे। पर एकाएक ट्रंप के दबाव में आके हमने वहाँ पे युद्ध विराम कर लिया या समझौता कर लिया। ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं, ट्रंप ने आज भी इस पे दावा किया, जिस पे राहुल गांधी ने फिर सवाल किया है, वो 5 जेट कौन से मारे गए? हालाँकि उसको जी। भाजपा ने कंडम किया, अमित मालवीय ने बड़ा तीखा उस पे रिएक्शन दिया है कि इनको राष्ट्रद्रोही व्यक्ति हैं और इनको हमेशा राष्ट्र के खिलाफ ही चीज़ें दिखती हैं। ये तो 5 जेट मारे गए तो क्या ज़रूरी है वो भारत के ही मारे गए? हो सकता है वो पाकिस्तान को, ऐसा उनका दावा है। खैर, राहुल गांधी जी। डे फर्स्ट ये सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी ये लोकसभा में फिर उठाएँगे और ताकत से उठाएँगे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर पे भी भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। अब वो भाजपा कितनी तैयारी से आती है, भाजपा कितना खुलासा करती है या कितनी चीज़ें बताती है, ये देखने का विषय होगा। तीसरा जी। फिर विदेश नीति पे भी एक सवाल उठेगा और ये भी उसी से जुड़ा हुआ है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत पाकिस्तान आमने-सामने थे, उस समय भारत के साथ किसी भी कंट्री ने खुल के कोई भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी भी राष्ट्र का सिवाय इज़राइल के, किसी भी राष्ट्र के प्रमुख का कोई भी बयान भारत के पक्ष में नहीं दिखा। उसके विपरीत जो है पाकिस्तान के साथ 2-3 राष्ट्र कम से कम दिख रहे थे। तो एक विदेश नीति का भी एक मुद्दा जो है, जो इस लोकसभा सत्र में, मानसून सत्र में बहुत प्रमुखता से उठने वाला है, जो मेरी अपनी समझ कह रही है। जी। जस्टिस वर्मा का जो इश्यू है, जो उन पे महाभियोग लाया गया है, ये बड़ा रोचक अब बनता जा रहा है। जब जी। इसको अब भाजपा सरकार या एनडीए सरकार इन पे महाभियोग चलाना चाह रही है, उनको हटाना चाह रही है, एक मैसेज देना चाह रही है कि जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार है, उसको भी हम रोकना चाहते हैं। ठीक इसके विपरीत जो है, जो दिलचस्प बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस अब धीरे-धीरे जस्टिस वर्मा के साथ खड़ी होते दिख रही है। तो ये एक दिलचस्प मामला है, जो लीगल मामला है, जो लोकसभा में इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठेगा। इसमें देखना है क्या है कि रणनीति आखिर में रणनीति फिर क्या बनती है जाके? क्या कोई सहमति बन पाती है? क्या जस्टिस वर्मा के मुद्दे पे एनडीए और इंडी गठबंधन में टकराव होता है? और देश में क्या मैसेज से जाएगा, ये एक समझने की बात होगी। पैसा मिला, अब पैसा किसका था? या पैसा मिला भी कि नहीं मिला, अब ये भी सवाल है। एक फायर विभाग के एक ऑफिसर ने एक रिपोर्ट की कि उनके घर पे जब आग बुझाने गए तो वहाँ नोट मिले। अब इसकी क्या गारंटी है कि वो नोट रखे थे? क्या नोट वहाँ रखे नहीं जा सकते थे? क्या वो वीडियो फुटेज कहीं और का नहीं हो सकता था? ऐसी ही याचिका जो है जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी की है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस सत्र में, मानसून सत्र में, जिस पे खूब चर्चा होगी, खूब हंगामा होगा, खूब बातचीत होगी। फाइनल होता है। तो ये 5-6 मुद्दे जो हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, यदि कोई नया मुद्दा इस बीच में नहीं आता है, जैसा कि पिछला हम यदि क्रोनोलॉजी देखें, लोकसभा के जब सत्र कोई आता है और खासकर जब किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, तो अडानी का मुद्दा भी कहीं न कहीं से निकल के आ जाता है। वो एक जो है वो कैसे पैदा होता है, कहाँ से पैदा होता है, किस अखबार से पैदा होता है, कौन जर्नलिस्ट पैदा करता है, पर अडानी जो है लोकसभा में आ जाते हैं। तो आज अभी सैटरडे है और आज 19 तारीख है। देखिए कल कोई रिपोर्ट ना पब्लिश हो या मंडे कोई रिपोर्ट पब्लिश ऐसी ना हो जिसमें अडानी भी एक मुद्दा बन के फिर से लोकसभा सत्र में घुस जाए। प्रमोद जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये एक बड़ा मुद्दा और जो शायद उठे वो है भाषा का। जैसे महाराष्ट्र में और साउथ में भी भाषा को लेके बड़ा विवाद हुआ, तो क्या ये मुद्दा भी इस बार लोकसभा में तूल पकड़ेगा? क्योंकि
लोकसभा में अपनी अपनी भाषा में बोलने का अभी पिछले दिनों ही एक नया प्रस्ताव पास हुआ था। तो क्या ये जो भाषा की बैरिकेडिंग हुई है या भाषा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, ये विवाद भी लोकसभा में प्रमुखता से उठेगा? ये एजेंडा तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे बिहार और महाराष्ट्र में गैर मराठियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेके मुद्दा जरूर उठेगा और निशाने पे भाजपा, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाषा के मुद्दे पे जो ठाकरे बंधु हैं वो लोग मिले हैं, तो निश्चित रूप से ये बात जरूर भाषा को लेके उठेगी, क्योंकि बैकफुट पे फिर बीजेपी गई वहां और उन्होंने अपना जो जो उनका प्लान था उसको विड्रॉ किया। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है जिसको उठेगा। जहां तक मैं बिहार के संदर्भ में देखूं, जैसे लोकसभा में भी 21 तारीख से वहां सदन है, बिहार में भी 21 से 5 दिन का संक्षिप्त सदन होगा। बिहार में मुद्दे भी गरमाएंगे, जिसमें ये वोटर रिवीजन का मुद्दा तो होगा ही, वो तो नेशनल इशू बन चुका है अब, लेकिन कानून व्यवस्था की जिस दिन से बिहार में स्थिति और हत्याओं का दौर हुआ, उसको लेके जरूर विपक्ष एक बड़ा मामला और बड़ा मुद्दा उठाएगा। वक्फ संशोधन को लेके भी यहाँ गांधी मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी, ये भी इशू है। लेकिन सबके सेंटर स्टेज में आप समझिए कि वोटर रिवीजन जो स्पेशल रिवीजन है, और प्रदीप जी ने सही कहा, अभी आयोग का कहना है कि 94% काम फॉर्म जमा हो चुका है और अभी 25 जुलाई तक लास्ट डेट है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में आयोग को जवाब भी देना है। तो ये जब इतना विवाद है और 94% काम हो गया 5-6 दिन में, वो 4-5% जो बचा है, 6% वो भी हो जाएगा। तो लेकिन ये इशू बड़ा है और इसको लेके बिहार का जो ठीक है संक्षिप्त होगा, लेकिन ये भी काफी स्टॉर्मी और हंगामेदार होना चाहिए। और कानून व्यवस्था में जब साथी दल ही चिराग पासवान ही जो है लोजपा के, वो सरकार को निशाने पे लेते हैं, तो विपक्ष तो मौके की ताक में है और वो हंगामा करेगा। जी प्रदीप जी, पीछे एक आपने बात कही थी कि 5 भारतीय लड़ाकू विमान जो गिरे वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है और उसको विपक्ष बहुत प्रखर मैं करेक्ट कर रहा हूँ पहले दीपक जी, 5 भारतीय लड़ाकू विमान की बात नहीं है, 5 जेट गिरे केवल। ये बात ट्रंप ने जो आज कही है कि 5 जेट गिरे हैं। अब वो ये भारतीय लड़ाकू विमान थे या वो पाकिस्तानी थे, ऐसा कोई उन्होंने खुलासा नहीं किया है। इसी को लेके भारतीय जी 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 कहिए अपनी बात की सर आप। हाँ, मैं उसी को बात कह रहा हूँ कि ट्रंप ने ये दावा किया कि उसमें 5-6 लड़ाकू विमान जेट गिरे जी। उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया है कि ये उनके सवाल में ये बू आ रही है या ये ऐसा फील आ रहा है कि वो 500 लड़ाकू विमान भारत के गिरे, जिसमें अमित मौलवी ने काउंटर किया है कि ये कहाँ लिखा है या ये कहाँ कहा गया है कि ये 500 लड़ाकू विमान भारत के थे। राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही हैं और राहुल गांधी हमेशा सेना का मनोबल या राष्ट्र का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। ये उन्होंने उसको काउंटर किया है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो 5 लड़ाकू विमान जो गिरे हैं वो भारत के थे या पाकिस्तान के थे। ट्रंप के दावे में ऐसा कुछ नहीं है। दीपक जी, ट्रंप ने सही प्रदीप जी कह रहे हैं, ट्रंप ने ऐसा कहा नहीं, वो भेग बोला है 5 जेट विमान, वो पाकिस्तान के हैं कि भारत के हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस के लिए एक मुद्दा मिला। और एक और मैं बात कहूं, उस ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस ढंग से विदेश मंत्री भी निशाने पे आए थे कि पाकिस्तान को पूर्व सूचना दे दी गई थी कि, तो ये मुद्दा भी सदन में जरूर उठेगा और इसकी भी चर्चा बिल्कुल उठेगा। जी, ये लड़ाकू विमान का मुद्दा उस टाइम पे और थोड़ा सा गर्मा गया था, या राहुल गांधी भी अगर इस बात को कह रहे हैं, जिसमें भारतीय सीडीएस जो थे उन्होंने एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने का जवाब जो था वो थोड़ा सा गोलमोल था कि जब 2 लोग लड़ते हैं तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। तो असल में वो जो कॉन्टेक्स्ट में बोले उसी को आधार बनाकर अब विपक्ष खेलने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर क्या सरकार कोई पुष्ट जवाब इस बार तैयार करके लाएगी?
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल कुछ जवाब इसमें देने की कोशिश करेगी और मुझे लगता है कि जी। सत्र को देखते ही पिछले 1 हफ्ते की यदि आप देखेंगे, चाहे वो अजीत डोभाल का बयान देखेंगे, अजीत डोभाल ने एक बयान हम्म दिया हम्म था हम्म और ये जी। भारत में अजीत डोभाल की जो शख्सियत है, वो बहुत स्वीकार्य है। उन्होंने कहा जी। था यदि उन्होंने विदेशी मीडिया पे हमला किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स पे हमला किया था उन्होंने संभवतः, जिसमें उन्होंने कहा जी। था कि यदि भारत को इस युद्ध से बहुत नुकसान हुआ, तो भारत में कोई एक काँच भी टूटा हो, उसका फुटेज दिखाए विदेशी मीडिया। जी। विदेशी मीडिया ये दावा कर रहा है कि भारत को जी। काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी पे अजीत डोभाल का काउंटर था कि यदि भारत में एक काँच भी टूटा हो, तो विदेशी मीडिया उसका फुटेज दिखाए। तो हमें जी। यदि हम उस समय जाएँ, पीछे जाएँ, जब ये सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, तो भारत की ऐसी पिक्चर दुनिया में कहीं किसी भी अखबार में छपी नहीं थी। जैसे कि जी। पाकिस्तान के तमाम सेना एयर बेस से लेके उनके तमाम जो रिहायशी इलाके थे, जहाँ भारत ने ड्रोन से और अपनी मिसाइलों से हमले किए और जो दिख रहे थे, वहाँ के जी। यूट्यूबर्स भी तमाम सारी कहानियाँ दिखा रहे थे पाकिस्तान की। इवन इवन विदेशी जी। मीडिया भी पहुँचा कई जगह पे। पर भारत में यदि जी। हम अपने सीमा के जो इलाके हैं, जहाँ पे अमूमन जब वो गोलीबारी करते हैं, उधर से क्रॉस फायरिंग करते हैं, तो जहाँ नुकसान होता है, थोड़े बहुत गाँव होते हैं जो, जहाँ पे उन्होंने क्रॉस फायरिंग की और गोली कुछ लोग मारे भी गए, हमारे यहाँ शहीद भी हुए कुछ लोग। उसके अलावा ऐसा नहीं है जी। कि वो कोई भारत में घुस के कोई हमला कर पाए, जबकि भारत ने घुस के हमला किया वहाँ पे। तो ये जी। राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोलेंगे। राहुल गांधी का ये स्टाइल भी है। राहुल गांधी को बहुत फैक्ट से बहुत मतलब होता भी नहीं है कई बार। राहुल गांधी जो बात कहते हैं तो उसको एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि वो पिछले 5 साल से एक नैरेटिव बना रहे हैं अडानी और मोदी का, तो वो बन नहीं पा रहा है। वो ये जी। नैरेटिव अभी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ देश जो है मोदी और हमें तो कल मैं कांग्रेस का कोई किसी का बड़े नेता का ट्विटर एक्स देख रहा था, तो मोदी को और वो कह रहे थे मोदी और अडानी को जोड़ के उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन तैयार किया है, कोई नाम जैसे करीना कपूर और सैफ अली विराट। खान का जी। 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 विराट कपूर उसका अनुष्का, था, विराट वैसे कोहली, अनुष्का। जी। जी। तो अभी भी वो उस थ्योरी को गढ़ना चाह रहे हैं। हालाँकि एक बार कहता है और तमाम बार ऐसा लगता भी है, पर वो जैसा कि विपक्ष करता है, हर सत्र में करता है, कोई न कोई इश्यू लेके आता है। उनकी चर्चा में बहुत रुचि नहीं होती है, मुद्दा बनाने की रुचि होती है, संसद के बाहर हंगामा करने की रुचि होती है, फुटेज लेने की रुचि होती है। और चूँकि बिहार इलेक्शन अगले 2 महीने बाद है, ये आखिरी सत्र अभी मानसून सत्र के बाद बिहार इलेक्शन होना है, जैसा कि प्रमोद जी कह रहे थे, बिहार विधानसभा में बहुत जी। हंगामे वाला होने वाला है। तो जी। विपक्ष और खासकर कांग्रेस पूरी कोशिश करेगा कि पूरा संसद सत्र को किसी भी तरीके से बाधित करके मीडिया में ये एक नैरेटिव बनाया जाए कि बिहार विधानसभा के चुनाव या बिहार विधानसभा में जो वोटर वोटर पुनरीक्षण का मामला है, या जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं कि वहाँ अपराध, इस समय जो अपराध की स्थिति खराब है, मतलब अपराध की घटनाएं बहुत हो रही वहाँ पे। जी। इवन देन अब तमाम जगह ये भी नैरेटिव बन रहा है कि जंगल राज 2 आ गया है। पर जंगल राज जी। 1 की जो कहानी है और जंगल राज 2 की कहानी जो है, उसमें बहुत अंतर है। जंगल राज वो था जी जब जी वहाँ से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया था। लोगों ने अपनी जातियों के जी। पीछे अपने नाम लिखने बंद कर दिए थे, डर के मारे। जी। जिनको भूरा बाल कहा जाता है, उन जातियों ने अपने उपनाम रख लिए थे। आप बिहार में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का नाम राजेश रंजन होगा, तो राजेश भी है, रंजन भी है, आगे कुछ नहीं है। तो वो नाम एक वो दौर था, जब लोगों ने, बिहार के लोगों ने अपनी अपनी पहचान छुपाई, पलायन किया, अपने बच्चों को वो जंगल राज 1 था। जी। घटनाएँ हर राज्य में होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक विषय है। अभी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ क्या स्थिति, प्रमोद जी ज़्यादा बेहतर स्थिति बताएँगे, पर कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं, जिससे चिंतित हुआ जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की एक जो सरकार 20 साल से है, तो ये माना जाता है कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर अपेक्षाकृत बहुत बेहतर हुआ है। और पिछले 10-15 दिन की घटनाएँ और चिराग पासवान का बोलना, पर विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाएगा, लोकसभा से लेके जी। विधानसभा तक। क्योंकि उनको चुनाव में जाना है, तो चुनाव में जाने के लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं? एक तो ये मुद्दा है जो अच्छा, बेरोज़गारी मुद्दा, गरीबी मुद्दा, पलायन मुद्दा, ये बिहार के मुद्दे बन नहीं पाते हैं। चुनाव आते-आते ये मुद्दे बन जाते हैं, या ये मुद्दे बनाने की कोशिश की जाएगी। जी। पलायन, गरीबी, बेरोज़गारी, एजुकेशन, हेल्थ, ये मुद्दे नहीं बनेंगे, क्योंकि इस पे लगता है कि जी। वोट नहीं पड़ता है।
तो विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस और कम से कम राजद, ये दोनों दल मिलकर कोशिश करेंगे कि पूरे लोकसभा से लेके और विधानसभा तक ऐसी तस्वीर बनाई जाए कि लगे बिहार के मतदाताओं को कि वाकई बिहार के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है, वोट मतलब काटे जा रहे हैं, गरीबों को वोट काटे जा रहे हैं, सरकार जानबूझ के ऐसी कोशिश कर रही है। ऐसा सरकार महाराष्ट्र में कर चुकी है ताकि राहुल गांधी या कांग्रेस जो लगातार कह रही है उस नैरेटिव को और आगे बढ़ाया जा सके, और आने वाले समय जब बंगाल में चुनाव होंगे या दूसरे राज्यों में होंगे उस नैरेटिव को और आगे बढ़ाया जा सके। चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऐसी संस्था मतलब करार दिया जा सके कि ये जो है एनडीए या बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, जैसा वो तमाम और एजेंसीज के बारे में कहते हैं। जी। पर आने वाले दिनों में बिहार के साथ साथ लोकसभा में जमकर हंगामा आप सभी को नजर आएगा और इसकी सारी लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा, तब तक यंग भारत न्यूज। धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद प्रमोद जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।